नमस्कार मित्रों, BKGS जोन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की, और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने लास्ट वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को समझा था, और उसमें एक यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली के बारे में हमने जानकारी आप लोगों को दी थी। अब इससे आगे हम देखते हैं तो पुर्तगालियों के बाद की अगर हम बात करें, पुर्तगालियों के बाद जो दूसरे क्रम पर आए थे भारत में वो थे डच। और डचों की अगर हम बात करें, डच जो हैं ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। एक ही बात है तीनों। डचों का जो पहला व्यक्ति था भारत में आने वाला, या हिंद महासागर के सुमात्रा या इंडोनेशिया तक आने वाला, वो था कार्नेलिस डी हाउटमैन। कार्नेलिस डी हाउटमैन। और ये 1596 में भारत आया। क्योंकि डचों ने जो मसालों का व्यापार था, वो मसालों का व्यापार इंडोनेशिया सुमात्रा तक सीमित रखा, और इसके बाद जब इनका भारत में प्रवेश हुआ तो इन्होंने वस्त्रों का व्यापार किया। किसका व्यापार किया? मसालों की अपेक्षा वस्त्रों का व्यापार किया। और अगर एक देखा जाए, आधुनिक भारत में वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने वाले का जो श्रेय है वो डचों को ही जाता है। डचों की अगर हम बात करें तो डचों की भारत में जो पहली फैक्ट्री थी वो भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर 1605 में स्थापित हुई। और ये जहां स्थापित हुई उस जगह का नाम था मसूलीपट्टनम। भारत के पूर्वी तट पर 1605 में मसूलीपट्टनम में डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। हालांकि बाद में जो डचों का मुख्यालय बना वो मसूलीपट्टनम के स्थान पर नागपट्टनम बना। ये बाद में क्या बना? डचों का मुख्यालय बना। डच भारत में जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद एक व्यापार को लेकर जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उस प्रतिस्पर्धा में डच अंग्रेजों का सामना नहीं कर सके। जब डच अंग्रेजों का सामना नहीं कर सके तो छुटपुट युद्ध के बाद डचों और अंग्रेजों के मध्य एक निर्णायक युद्ध हुआ 1759 में, और ये युद्ध हुआ वेदरा में। वेदरा पश्चिम बंगाल में है। इस वेदरा के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक रूप से भारत में समाप्त कर दिया। ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ, निर्णायक युद्ध रहा, और इस युद्ध के पश्चात भारत में डचों का जो प्रादुर्भाव था, डचों का जो प्रभाव था, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो ये डचों की क्रिया थी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो तीसरे क्रम पर यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी वो थे अंग्रेज। अब देखिए अंग्रेज। अंग्रेजों की अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 1600, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 15 वर्षों का एकाधिकार दिया। क्या किया?
15 वर्षों का एकाधिकार दिया, और जिस समय इन्होंने एकाधिकार दिया उसी समय यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ही ये माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई। हालांकि पहले ये कोई कंपनी नहीं थी, ये व्यापारियों का एक समूह था। व्यापारियों का समूह एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार करने का एक अधिकार मांगते हैं, और उन्होंने 15 वर्षों के लिए इनको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया, और इसी के साथ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ही ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आ गई। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय अगर हम भारत के परिदृश्य की बात करें तो भारत में उस समय मुगल वंश का शासन था, और जो शासक थे वो थे अकबर। कौन थे? अकबर। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था या भारत में किस वंश का शासन था। तो आप देख लीजिए, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल वंश का शासन था, और जो शासक थे वो अकबर थे। घुमा के भी एक बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में अकबर की समकालीन ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तो आप लोग देख लीजिए, एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के पश्चात जेम्स प्रथम ब्रिटेन के महाराजा बने। जेम्स प्रथम ने क्या किया, जो व्यापार का एकाधिकार 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था, उस एकाधिकार को जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। क्या कर दिया? अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया। जब इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, ब्रिटिशों का भारत में आगमन हुआ, और जैसे ही ब्रिटिशों का भारत में आगमन हुआ तो यहाँ पर अपना स्थायित्व बनाने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये मुगल शासकों से मिले। तो पहला जो व्यक्ति था जो मुगल शासक से मिला, जेम्स प्रथम के एक दूत की तरह, और वो था 1608 में कैप्टन हॉकिंस। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कैप्टन हॉकिंस, और ये जब किसके दरबार में पहुंचे, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और अकबर की मृत्यु के पश्चात उनके बेटे जहांगीर मुगल वंश के अगले शासक बनते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस कहाँ पहुंचा? जहांगीर के दरबार। किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर के दरबार में पहुंचा, और एक फैक्ट्री यानी व्यापारिक कारखाना बनाने के लिए अनुमति मांगी। चूंकि कैप्टन हॉकिंस तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था, और इसने जहांगीर से तुर्की भाषा में ही बात की। जब कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की तो इससे ये काफ़ी प्रभावित हुए, और इन्हें एक मनसब दिया। एक उपाधि होती थी उस समय, एक तरीके से एक उपाधि ही कह सकते हैं। हालांकि मध्यकालीन भारत में हम आप लोगों को बताएंगे कि मनसब क्या है, मनसबदारी व्यवस्था जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी, तो वो बात की बात है। जहांगीर इनसे काफ़ी प्रभावित हुआ और अंग्रेज़ों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। तो 1608 में अंग्रेज़ों की पहली व्यापारिक कोठी या पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? सूरत में। ठीक है, अंग्रेजों का पहला व्यापारिक कारखाना 1608 में सूरत में स्थापित हुआ। ये था प्रथम। ठीक है, अब एक चीज और महत्वपूर्ण है जहां से कई बार कंफ्यूजन होती है और उस कंफ्यूजन में अक्सर प्रश्न गलत हो जाता है। देखिए, हालांकि अंग्रेजों की जो पहली कोठी थी उसकी स्थापना शुरू हुई सूरत में ही। अंग्रेजों की जो पहली कोठी की स्थापना शुरू हुई वो सूरत में ही हुई, लेकिन कोठी की स्थापना होने के बाद ये अस्थायी तौर पर रही और बीच में कुछ मुगल वंश और अंग्रेज़ों के बीच कुछ स्थिति में तालमेल सही नहीं बैठा और इस पर रोक सी लगा दी गई। इस समय के दौरान 1611 में
मसूलीपट्टनम में कोठी बनकर तैयार हो गई, दूसरी व्यापारिक कोठी बनकर तैयार हो गई। तो ये प्रश्न बड़ा कंफ्यूज करता है कि पहली फैक्ट्री कौन सी थी, पहली कोठी कौन सी थी। हालांकि बाद में 1613 में ये कोठी फिर से बनके तैयार हुई। तो याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी सूरत ही है और यही प्रश्न आपका सही है, ना कि मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन दूर हुई होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। कैप्टन हॉकिंस के पश्चात ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर सर टॉमस रो 1615 में, डेट याद रखिएगा, 1608 में कैप्टन हॉकिंस और 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। अब ये प्रश्न आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। कैप्टन हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे, सर टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे और ये दोनों लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार में कुछ रियायतें प्राप्त करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ भी रियायत मिली और यहाँ भी रियायत मिली। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हॉकिंस किसके दरबार में आए थे और टॉमस रो किसके दरबार में आए थे और ये कब कब आए थे। देखिए 1632 में, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, इस डेट को आप लोग ध्यान रखिएगा। 1632 में, और इस डेट को याद करना बड़ा आसान है, 16 और 16 दूनी 32। गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की छूट दी, बिना टैक्स के व्यापार करने की छूट दी, मुक्त व्यापार। और इस फरमान को सुनहरा फरमान कहा गया। क्या कहा गया? इस व्यापार की जो मुक्त व्यापार की जो छूट थी उसे सुनहरा फरमान कहा गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजों को भारत में मुक्त व्यापार करने की जो प्रथम छूट थी वो गोलकुंडा में ही मिली थी और इसीलिए इसे सुनहरा फरमान कहा गया। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। 1639 में फ्रांसिस डे, एक अंग्रेज थे, फ्रांसिस डे, इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। क्या किया? मद्रास को इन्होंने पट्टे पर प्राप्त कर लिया। जब इन्होंने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया और धीरे यहीं से 1639 में फ्रांसिस डे ने जैसे ही चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और यहीं से शुरुआत हो जाती है मद्रास प्रेसिडेंसी की। इसकी शुरुआत हो जाती है मद्रास प्रेसिडेंसी की। और जब मद्रास को अंग्रेज़ों ने प्राप्त कर लिया, अंग्रेज़ों के अधिकार में मद्रास आ गया और यहाँ पर इन्होंने एक किलेबंद बस्ती, एक किले का निर्माण किया, एक दुर्ग का निर्माण किया जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये कहाँ स्थित है, ये मद्रास में स्थित है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्लियर है इतना? अब एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है 1661 में। समझिएगा 1661 में क्या होता है, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम, ये कहाँ के थे? ब्रिटेन। और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन,
इन दोनों का विवाह हो जाता है। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो जाता है, और इस विवाह का जैसे ही ये ब्रिटेन और पुर्तगाल मिल जाते हैं उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता है, क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पर पुर्तगाल व्यापारी के रूप में आ चुके थे। तो जैसे यहाँ ये राजनीतिक घटनाक्रम बदलता है उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स को पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज के रूप में दे दिया। अब ये समझिए, शादी वहाँ हो रही है और भारत की भूमि जो है दहेज में दी जा रही है। तो ब्रिटेन को जो राजकुमार थे इनको बम्बई जो है दहेज के रूप में मिल गया। इन्होंने क्या किया, 1668 में यानी 7 साल के पश्चात इन्होंने 10 पाउंड वार्षिक, क्या है, 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और यहीं से शुरुआत हो जाती है बंबई प्रेसिडेंसी की। आप समझने का प्रयास कीजिए। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जैसे ही बंबई अंग्रेजों को मिलती है और यहीं से शुरुआत हो जाती है बंबई प्रेसिडेंसी की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजों की जो स्थिति थी लगातार मजबूत होती चली गई, परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई जो अंग्रेजों के पक्ष में बनी। 1698 में एक महत्वपूर्ण घटना, देखिए समझिए इसको। 1698 में एक सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट माना जाता है इसको, क्योंकि यहाँ से अंग्रेजों का जो सिस्टम था वो शासक बनने की ओर अग्रसर हुआ। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुस शान, उस समय जो बंगाल के सूबेदार थे वो थे अजीमुस शान। अजीमुस शान ने क्या किया, 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी, और जो 3 गांव थे वो थे गोविंदपुर, कलिकाता और सुतानाती। इधर लिख दे रहा हूं मैं। कौन से 3 गांव थे, सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता। जब इन 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों को मिल गई, यहीं से एक टर्न बनता है शासक बनने की ओर का। ये प्रथम चरण हम कह सकते हैं, अंग्रेजों का शासक बनने की ओर प्रथम चरण। इसको कहने में बिल्कुल भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। जैसे ही इनको इन 3 गांवों की जमींदारी मिलती है, इन 3 गांवों को मिला के एक अंग्रेज थे जॉब चारनाक, जॉब चारनाक ने इन तीनों गांवों को मिला के एक नया शहर बसा दिया जिसका नाम था कलकत्ता। देख लीजिए, समझ लीजिए, सुतानाती, गोविंदपुर, कलिकाता को तीनों को मिला के कलकत्ता शहर बसाया गया। और इसके जो विचारक थे या इसके जो शिल्पी थे, शिल्पकार थे, वो थे जॉब चारनाक। और ये भी प्रश्न पूछा है कलकत्ता शहर किसने बसाया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कलकत्ता शहर को बसाने वाले थे जॉब चारनाक। और यहीं से शुरुआत हुई बंगाल प्रेसिडेंसी की। और कलकत्ता ब्रिटिश भारत में घोषित किया जाने वाला पहला प्रेसिडेंशियल शहर था, पहला प्रेसिडेंशियल शहर था। और यहीं पर कलकत्ता में ही एक किलेबंद, एक किला यानी दुर्ग का निर्माण किया गया, जिस दुर्ग का निर्माण था फोर्ट विलियम। ठीक है, इस किले का निर्माण क्या था, फोर्ट विलियम। बाद में कलकत्ता ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बना और ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। और ये ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता जो है 1774 से
1911 तक रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, 1774 से ब्रिटिश भारत का जो मुख्यालय कह लीजिए, ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता रही है 1774 से लेकर 1911 तक। अब यहाँ पे एक प्रश्न और मैं आप लोगों को बता दूं, कलकत्ता का जो प्रथम प्रेसिडेंट है वो चार्ल्स आयर था। ये भी पूछा गया है। प्रथम शहर भी, प्रेसिडेंशियल शहर भी कलकत्ता है और इसका जो प्रथम प्रेसिडेंट था वो चार्ल्स आयर था। कलकत्ता में जिस दुर्ग का निर्माण अंग्रेजों ने किया उस दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम था। बाद में यही ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बना। अब एक चीज और हम देखेंगे, 1717 ये डेट अति महत्वपूर्ण है। 1717 में इस समय तक मुगल वंश का धीरे धीरे पतन हो रहा था और इस समय के जो शासक थे उनको उत्तर मुगल काल के नाम से इतिहास में जाना जाता है। उत्तर मुगल काल का मतलब था यहाँ से कमजोर शासकों का युग शुरू हो गया था। इस समय जो शासक थे, मुगल शासक, वो थे फर्रुखसियर। कौन थे? 1717 फर्रुखसियर। फर्रुखसियर से जॉन सुरमन के नेतृत्व में, एक अंग्रेज थे जॉन सुरमन, इनके नेतृत्व में अंग्रेजों का एक दल मिलने आया। एक पूरा दल था जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जॉन सुरमन। इस दल में एक डॉक्टर भी थे। जिस समय यह दल इनसे मिलने आया तो उस समय फर्रुखसियर एक गंभीर फोड़े से ग्रसित थे और उस डॉक्टर ने फर्रुखसियर का फोड़ा, डॉक्टर अगर फोड़ा सही कर देता है तो कोई बहुत विशेष बात तो है नहीं, डॉक्टर का काम है। जैसे ही फर्रुखसियर का फोड़ा ठीक किया डॉक्टर ने, फर्रुखसियर खुश हो गए और खुश होकर इन्होंने कंपनी के नाम ढेरों फरमान जारी कर दिए, ढेरों छूट उनको दे दी और उन छूट ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। क्या किया इन्होंने? पहला फरमान इन्होंने जारी किया, जो पहली बात थी, 3000 वार्षिक रुपए 3000 रुपए वार्षिक एक मुश्त कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट दे दी। अब समझिएगा इसको, 3000 रुपए वार्षिक मूल्य के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट दे दी। दूसरा, 10,000 रुपए वार्षिक के बदले सूरत क्षेत्र में मुक्त व्यापार की छूट दे दी। क्या किया? 3000 रुपए वार्षिक के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट दे दी और 10,000 रुपए वार्षिक के बदले सूरत में मुक्त व्यापार की छूट दे दी। साथ ही साथ बंबई में ढाले गए सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई में अपने सिक्के ढालती थी, सिक्के बनाती थी। उन सिक्कों को संपूर्ण भारत में चलन योग्य बना दिया। क्या किया? पहला 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट दे दी, 10,000 रुपए वार्षिक के बदले सूरत में मुक्त व्यापार की छूट दे दी। बंबई में ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण भारत में चलन योग्य बना दिया, मतलब संपूर्ण भारत में वो चल सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसके और भी बिंदु हैं।
इस फरमान को फ़ारुखसियर द्वारा जो दिया गया, इस फरमान को कंपनी का यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में। के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।